हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी ज्योग्राफी की आज हमारी तीसरी क्लास है। और अगर आप ज्योग्राफी शुरू से लेकर अंत तक समझना चाहते हैं तो आपको सारी की सारी क्लासें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये इंटर रिलेटेड हैं। तो पिछली क्लास में हमने ग्लोब के बारे में किया था कि ग्लोब के ऊपर जो लाइनें हैं उनको क्या क्या बोलते हैं। काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। उनकी संख्या हमने लिखी थी। लेकिन कभी कभी जो लास्ट वाली लाइनें हैं, जैसे ये 90 और ये 90 हमने किया था, कई बार इनको सिर्फ बिंदु मानते हैं। तो अगर इनको सिर्फ बिंदु माने तो इनकी संख्या हो जाती है 179। अदरवाइज कितनी होती है? 181। और अगर ऑप्शन में हो तो फिर यही आएगा। लेकिन अगर इन दोनों को सिर्फ बिंदु माने तो, अगर ऐसा मेंशन हो तो, अदरवाइज जो हमने किया है वही रहेगा। तो देशांतरों की संख्या भी हमने की थी, अक्षांशों की संख्या भी की थी। आज उस चीज़ को आगे हम बढ़ाते हैं। हमारे पृथ्वी के ऊपर कितने गोलार्ध हैं? गोलार्ध मतलब हेमिस्फीयर। गोलार्ध का मतलब है गोले का आधा भाग। और गोला कौन है हमारे पास? पृथ्वी। तो इस गोले के आधे भाग किस किस तरह से किए जाते हैं? जैसे अभी पृथ्वी नाम का गोला हमारे पास है, तो इसको अगर हम ऐसे विभाजित कर दें तो दो भागों में बट गया बराबर। एक ऊपर है और एक नीचे है। तो ऊपर वाले को हमें पता है कि हम क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाले को क्या बोलेंगे हम? दक्षिणी गोलार्ध। तो एक तो इस तरह बटा, एक फिर इसको हम ऐसे बांटते हैं। अब ये आप खुद देख सकते हैं कि इसको हम कैसे बांटें। अब एक दिशा ये है, एक ये है, और जो राइट में होता है वो पूर्व होता है और जो लेफ्ट में होता है पश्चिम। तो ये कैसा है? ईस्ट। और ये कैसा है? ये वेस्ट। तो पूर्व पश्चिम गोलार्ध, उत्तर दक्षिण गोलार्ध। लेकिन ये अलग अलग हमने किए। अगर इनको एक जगह पे हम करें तब भी बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे हम यहीं पे कर दें, अब बात अब भी वही है। अब ये जो लाइन है, ये वाली जो पहले हम कर रहे हैं, इसके इस ओर अब भी क्या है? पूर्वी गोलार्ध है। और इस ओर अब भी क्या है? पश्चिमी गोलार्ध है। ऐसे ही अब ये जो लाइन है हमारी, इसके ऊपर ये यहाँ से यहाँ अब भी उत्तरी गोलार्ध है और नीचे दोनों तरफ क्या है? दक्षिणी गोलार्ध है। कि हम इसको एक जगह पे भी ऐसे कर सकते हैं। फिर जितनी लाइनें, जितने देश, कोई भी देश मानो यहाँ पे आता है या यहाँ पे आता है, तो उसको मेंशन करने के लिए तो लाइनें हैं। कोई भी देश ए नाम का यहाँ पे है, तो अगर हमसे पूछे कि कौन से गोलार्ध में है, तो अब ये पूर्व में भी पड़ता है और ये उत्तर में भी पड़ता है। तो इसको क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। कोई देश यहाँ पर है तो आप अपने मन में इसको सोचें मेरे साथ। ये दक्षिण में तो है ही, लेकिन साथ में पश्चिम में है। तो कौन से गोलार्ध का है? दक्षिण पश्चिम गोलार्ध का है। तो ये गोलार्ध ऐसे बांटे जाते हैं ताकि हमें पता लगे कौन सा देश किस गोलार्ध में है, कौन से देशांतरों में पड़ता है, कौन से अक्षांशों में पड़ता है। अब ए को अगर अक्षांशों में पूछें तो आप बता सकते हैं कि उत्तरी अक्षांशों में है। कोई देश यहाँ भी हो तो भी क्या बताएंगे? मानो सी है तो भी उत्तरी अक्षांश में है। लेकिन ए और सी में डिफरेंस क्या है? ये पश्चिमी में भी पड़ता है और ये पूर्व में पड़ता है, लेकिन दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है? दोनों उत्तर में पड़ते हैं। जैसे अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे यहाँ है भारत। ये विश्व का मैप है जो ग्लोब के ऊपर ऐसे चिपकाया गया है जैसे पृथ्वी के ऊपर हमारे देशों की लोकेशन है कि कौन कहाँ पर कैसे पड़ता है। तो ये ग्लोब के ऊपर वो मैप बना के चिपकाया गया है। तो भारत यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे। तो आप देखेंगे दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है? दोनों में कॉमन पॉइंट एक है कि दोनों पूर्वी गोलार्ध में पड़ते हैं। लेकिन अलग पॉइंट क्या है? भारत 0 से ऊपर है और ये 0 से नीचे है। तो 0 से ऊपर को तो बोलते हैं उत्तरी अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे को क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। ऐसे ही इस 0 से इस साइड कोई भी हो पूर्वी गोलार्ध और इस साइड सारे का सारा पश्चिमी गोलार्ध। तो ये देशों को जानने के लिए ही है। यह काल्पनिक रेखाएं ही हमें बताती हैं कि कौन कहाँ पर पड़ रहा है। तो ये गोलार्धों के बारे में हमने किया कि 4 गोलार्ध हैं।
अब देखें आगे, इन गोलार्धों को करने के बाद इसके ऊपर जो हमारी रेखाएं हैं काल्पनिक, एक तो हमने बोला था अक्षांश रेखाएं और दूसरी थी हमारी देशांतर रेखाएं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। अक्षांश रेखाएं ऐसी होती हैं और देशांतर रेखाएं जो ऐसी होती हैं। अब अक्षांश रेखाएं यहाँ से लेके यूं ऐसे हमने पूरी खींची हुई हैं, या ये जो ऐसे हैं जो हमने पिछली क्लास में भी की थी। अक्षांश रेखाएं कभी भी इनके साथ आप लिखेंगे पूर्वी या पश्चिमी नहीं होती। अक्षांश रेखाओं को आप कभी भी पूर्वी पश्चिमी नहीं बोल सकते, क्योंकि अक्षांश रेखाएं केवल किसको बताती हैं? नॉर्थ और साउथ को। तो अक्षांश किसको बताने के लिए होता है? नॉर्थ और साउथ को। जैसे अब ये अक्षांश है, जीरो वाले कोई माने कि 0 डिग्री अक्षांश है, तो इसको हम यहाँ नहीं बोल सकते कि ये पश्चिमी अक्षांश है और ये पूर्वी अक्षांश है, क्योंकि अक्षांश पूरी पृथ्वी के ऊपर खींचा होता है और देशांतर एक जगह से आके एक लाइन से दूसरे पॉइंट से पॉइंट पे मिलता है, यानी पॉइंट टू पॉइंट। जबकि ये कहाँ मिलता है? ये पूरी पृथ्वी के ऊपर घूमता है जो अक्षांश है। और जो देशांतर है ये किसको बताते हैं? ये पूर्वी और पश्चिमी को बताते हैं। इसीलिए देशांतर कभी भी उत्तरी और दक्षिणी नहीं होते। ये पॉइंट आपको समझाना चाहिए। सीधा सा मतलब है अक्षांश बताता है उत्तरी और दक्षिणी को, देशांतर बताता है पूर्वी और पश्चिमी को। तो जब अक्षांश नॉर्थ और साउथ को बताता है तो सीधा सा मतलब है कि पूर्वी पश्चिमी को नहीं बताता है। तो पूर्वी पश्चिमी को बताने के लिए कौन है? देशांतर है। तो इसीलिए देशांतर उत्तर और दक्षिणी नहीं होता। एक बार आप इसको ठीक से ग्लोब से देखें। अब देखें फ्रेंड्स, ये जो लाइन है जिसकी हमने अभी बात की, ये कहीं से भी शुरू की। अब ये इस तरह की लाइनों को हम क्या बोलते हैं? ये जो है अक्षांश। तो यही वो अक्षांश है। तो क्या ये पूरी पृथ्वी के ऊपर एक सर्कल नहीं ले रहा है? अक्षांश से छोटा भी हो, अब ये भी देखिए पूरी पृथ्वी पे, ऊपर वाला भी पूरा चक्कर। जैसे जैसे पृथ्वी का साइज कम होता जा रहा है ऊपर की तरफ, तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई भी कम होगी। इसमें तो कोई मतलब शक वाली बात ही नहीं है। लेकिन जितनी पृथ्वी है उतना सर्कल, उतनी लंबाई ये जरूर लेगा। जबकि देशांतर, अब आप देखें, यहाँ से शुरू हुआ इस पॉइंट से और ऐसे इस पॉइंट पे ख़त्म हुआ। ये अर्धवृत्त की तरह पूरी पृथ्वी को इसने कवर नहीं किया। अब आप देखें, ये जो 0 डिग्री अक्षांश है, ये वाली लाइन, ये इसके ऊपर भी पृथ्वी बराबर बसती है और नीचे भी बराबर बसती है। तो इसलिए ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। जबकि देशांतर रेखा 0 डिग्री कौन है, 180 डिग्री कौन है, ये हम पता कर ही नहीं सकते। अब आप बताएं, जैसे पूरा ग्लोब है और ये वाली लाइनें सारी की सारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। फॉर एग्जांपल मान के चलो ये लाइन है, ये जो मैंने मानो इस लाइन को हाथ लगाया, तो क्या इसके दोनों ओर पृथ्वी बराबर नहीं बच जाएगी? मैं मानो इस लाइन को हाथ लगाता हूँ, तो क्या दोनों तरफ पृथ्वी बराबर नहीं बचेगी? तो पॉइंट क्या है? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में कौन बांटता है? एक तो 0 डिग्री अक्षांश और सारे के सारे देशांतर। ये पॉइंट आपको याद रखना है, समझना है। समझ न आए तो कमेंट करना है कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में कौन बांटता है? 0 डिग्री अक्षांश और सभी देशांतर। हम लिख भी देते हैं इसको। 0 डिग्री तो सभी को पता होगा। सभी देशांतर पृथ्वी को बराबर विभाजित करते हैं, यानी 2 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। तो एक तो ये पॉइंट यहाँ पर समझने वाला था बिल्कुल। और ये जो हमने लिखा कि देशांतर उत्तरी दक्षिणी नहीं होता,
और अक्षांश पूर्वी पश्चिमी नहीं हो सकता। अब आप देखें आगे। अब इनके ऊपर कुछ और पॉइंट हम करें, जैसे ये जो लाइन है हमने इसको बोला है 0 डिग्री। इससे ऊपर जो खींची है बहुत गैप देके, इसको बोल देते हैं 23 सही 1/2। ऊपर जो इससे है इसको बोल देते हैं हम 45। ऊपर बोल देते हैं 66 सही 1/2 और इसको बोल देते हैं 90 डिग्री। इनको बोल देते हैं क्योंकि कोण के आधार पे बनाई होती है। सेम एज नीचे 23 सही 1/2, फिर 45, फिर 66 सही 1/2 और फिर 90। इनको चाहे तो हम प्रेशर बेल्ट्स बोल सकते हैं। अभी समझ में अगर नहीं भी आ रहा है तो थोड़ा पेशेंस रखें, बिल्कुल समझ में आएगा। जैसे 0 डिग्री लाइन है, फिर हमने 1 2 3 4 5 करते करते हम 23 के पास आ गए। 23 से आधा क्रॉस कर गए, 24 पे गए नहीं, तो 23.5 पे ही हम रुके, तो इसको 23.5 बोला। ये लाइन का नंबर है। फिर हमने 45 वाली लाइन को यहाँ पर टिक किया, फिर 66 से 1/2 को और 90 को, क्योंकि इनका कुछ खास मकसद है, लेकिन हैं ये लाइनों के नंबर। ये मत मानना कि ये कुछ और अलग चीज़ें हैं। जो हमने किया था कि 0 से 90 ऊपर हैं और 90 नीचे हैं, तो उन लाइनों में से ही कुछ के नाम हमने यहाँ पर हाईलाइट किए हैं, क्योंकि इनका कोई ना कोई रेलेवेंस है, इसीलिए सारी की सारी लाइनें हमने नहीं करनी है। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ताप कटिबंध। ताप कटिबंध का मतलब है प्रेशर बेल्ट्स। प्रेशर बेल्ट्स का मतलब है कि सूर्य की गर्मी किन अक्षांशों पे कैसी पड़ती है, कहाँ पर कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है, कहाँ पर मौसम बदल जाता है, हवाएं कैसी चलती हैं। इसलिए मैंने आपको कहा था कि ग्लोब बेस है बहुत चीज़ों का। फिर कौन सा देश कहाँ पर पड़ता है तो वहाँ पर मौसम कैसा होगा, किस तरह के इन्वायरमेंट में वो लोग रहते होंगे, इसलिए इस ग्लोब को समझना यहाँ पर ज़रूरी था। और फिर जब हम बात करेंगे कि पृथ्वी की गतियाँ, कि पृथ्वी कैसे घूमती है, कैसे दिन और रात बनता है, कैसे उसके अक्षीय झुकाव हैं, कैसे कक्षीय झुकाव हैं, इसलिए इन पॉइंटों को हम पहले कर रहे हैं ताकि आगे जब हम टाइम जोन वगैरह करें तो उसमें दिक्कत न आए। तो प्रेशर बेल्ट यहाँ पर कितने हैं वो अभी हम यहाँ पर करेंगे। अब देखें, पहला ही पॉइंट हम कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे पहले हमने किया 0 डिग्री, फिर हमने किया 23 सही 1/2 और फिर हमने किया नीचे 23 सही 1/2। अब यहाँ पर आप देखना कि पृथ्वी पे जितना 0 से ऊपर, यानी पृथ्वी के बीचों बीच से जितना हम ऊपर जाएंगे और जितना नीचे आएंगे, यानी मान लो यहाँ हम 100 किलोमीटर ऊपर गए, 100 किलोमीटर ही नीचे आए, तो जैसा टेम्परेचर, जैसा इन्वायरमेंट यहाँ है वो यहाँ मिलेगा। इसीलिए जितना हम ऊपर टिक करते हैं उतना ही नीचे टिक करते हैं, क्योंकि दोनों तरफ बराबर चलने पे सेम हमें इन्वायरमेंट दिखाई पड़ता है। तो फिर इनको पहचान देने के लिए इनका नाम क्या रख दिया गया? इसको बोल दिया गया कर्क रेखा और इसको बोल दिया गया मकर रेखा और इसको बोल दिया गया भूमध्य रेखा। इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर वाली को, इसको बोलते हैं इक्वेटर, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इसमें बड़ा प्रश्न बन जाता है कि मकर रेखा कर्क रेखा के किस ओर है। जो बेसिक पॉइंट मैंने आपको यूं बताए थे वो अब यहाँ पर आपको काम आएंगे। तो प्रश्न है मकर रेखा कर्क रेखा के किस ओर है। अब 3 लाइनों की बात हम कर रहे हैं। मकर पूछी जा रही है किसके कंपैरिजन में? सी के, तो कहाँ पे है? दक्षिण में है। भूमध्य रेखा अगर पूछा जाए कर्क रेखा के किस ओर है, इक्वेटर, तो ये भी दक्षिण में है। लेकिन अगर इक्वेटर को मकर रेखा के कंपैरिजन में पूछा जाए तो मकर रेखा से तो सिर की तरफ है, यानी 0 डिग्री या भूमध्य रेखा मकर रेखा के कहाँ पर है? नॉर्थ में है।
और कर्क रेखा भूमध्य रेखा के कहाँ पे है, नॉर्थ में है, जबकि दोनों वाली लाइनें कर्क रेखा के कहाँ पर है, नीचे हैं, दक्षिण में है। तो यहाँ पर इस 23 और 23 के बीच में, यानी जो हमने कर्क और मकर लिखा है और ये भूमध्य रेखा लिखा है, तो इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन, यानी उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध का मतलब क्या है, गर्म, यानी ये क्षेत्र पूरे साल गर्म रहता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य इस रेखा के ऊपर तो सीधा चमकता है, और जो ये ऊपर 23 लाइनें हैं और नीचे 23 लाइनें हैं, वर्ष में यहाँ भी एक बार कभी ना कभी सीधा चमकता है एक साल में, जबकि सीधा पूरे साल कहाँ पे चमकता है, 0 डिग्री पे। तो यानी गर्म क्षेत्र यही है। सूर्य की परिक्रमा कहीं है, पृथ्वी की परिक्रमा कुछ सूरज के चारों ओर इस ढंग से है कि ये हिस्सा सूरज के सामने सबसे ज़्यादा रहता है, कर्क और मकर वाला। असर हालांकि यहाँ तक भी रहता है 30-35 तक, लेकिन ज़्यादा यहीं तक है। तो इसीलिए इस पूरे के पूरे क्षेत्र को क्या बोला गया है, उष्ण कटिबंध। अब आगे देखें, एनसीईआरटी में जो है ल्यूसेंट वगैरह में बहुत सी गलतियां हैं इस पॉइंट को लेकर के, वैसे वो ठीक है, लेकिन 6th क्लास एनसीईआरटी में आगे क्या कौन सा प्रेशर बेल्ट बनाया गया, एक उन्होंने इस उष्ण कटिबंध और इसको उन्होंने बोला है ध्रुवीय वृत्त, पोलर सर्कल। ध्रुवीय वृत्त 66 सही 1/2, तो नीचे भी सेम वहीं पर आएगा 66 सही 1/2, और मेरे ख्याल में 66 से 1/2 समझ गए होंगे, यानी 66 और 67 के बीच वाली लाइन या बीच वाला अक्षांश। ये अक्षांशों के नाम अलग से रख दिए गए हैं। तो अब आप यहाँ पर देखें, ध्रुवीय वृत्त 66 से 1/2, वैसे इसको नाम दे दिया जाता है आर्कटिक, और इसको नीचे क्या नाम दे दिया जाता है, अंटार्कटिक या अंटार्कटिक। तो ये सीधा सीधा पॉइंट ये भी बनता है कि आर्कटिक तो नॉर्थ में है और अंटार्कटिक कहाँ पे है, साउथ में है, जबकि अक्षांश दोनों का सेम है, ये भी 66 से 1/2 है, ये भी 66 से 1/2 है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो नॉर्थ की तरफ है और ये साउथ की तरफ है। कर्क भी उतने पे ही है, मकर भी उतने पे है, लेकिन 0 डिग्री से ये ऊपर है और ये नीचे है। तो इसको भी क्या बोलेंगे हम, ध्रुवीय वृत्त। इनको साथ में क्या बोला जा सकता है, देखिए बेसिक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसको समझ रहे हैं, 66 से 1/2 को दूसरा क्या नाम बोल सकते हैं, आर्कटिक तो बोल ही दिया, क्या हम इसको ये बोल सकते हैं उत्तर ध्रुवीय वृत्त, क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव, ध्रुव का मतलब जो लास्ट वाला पोल है 90 वाली लाइन पे या 90 डिग्री पे, तो इसको क्या बोलेंगे हम, दक्षिण ध्रुवीय वृत्त, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव के पास है। तो उत्तर ध्रुवीय वृत्त को यहाँ पर क्या बोला गया है, यानी 23 और 66 या ट्रॉपिकल जोन और उत्तर ध्रुवीय वृत्त के बीच में जो क्षेत्र है इसको क्या बोला गया है, टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन यानी शीतोष्ण कटिबंध। तो शीतोष्ण कटिबंध का मतलब क्या है, अगर 23 और 66 के बीच में टोटल की बात करें तो एरिया गर्म भी है, उष्ण शब्द भी आता है, लेकिन शीत शब्द आगे है, तो 23 और 66 के बीच में सर्दी ज़्यादा है और गर्मी कम है। फिर 66 यानी आर्कटिक वृत्त या उत्तर ध्रुवीय वृत्त और इस पोल के बीच में, इसको तो ध्रुव ही बोलेंगे, यहाँ पे जो एरिया है उसको क्या बोलेंगे हम, फ्रीज्ड जोन, यानी पूरी तरह से शीत कटिबंध, ये बनेगा शीत कटिबंध। तो सेम नीचे रहेगा, इन दोनों के बीच में क्या रहेगा, यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध और नीचे क्या रहेगा, शीत कटिबंध। तो ये प्रेशर बेल्ट, ये एक तापमान हमने किया कि सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पे है,
अब यहाँ पर मैं इसको दोबारा, क्योंकि फिर वैज्ञानिकों ने, ज्योग्राफर ने कुछ बीच में खुद से प्रेशर बेल्ट या तापमान बताए हैं। तो एक बार फिर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, मैं फिर लिख देता हूँ। यहाँ पर हमने लिखा भूमध्य, ऊपर हमने लिखा था करक और इसके नीचे लिखा था मकर। अब इस पॉइंट को ठीक से समझना, इन तीनों लाइनों को ही क्या बोला जाता है? उष्णकटिबंध, मतलब ट्रॉपिकल जोन। तो ये लाइनें 0 से 23 ऊपर 23 नीचे, इसको हमने क्या बोला है? उष्णकटिबंध, क्योंकि ये एरिया ज़्यादा गर्म है। या कंपैरेटिवली जो सोलर इंसोलेशन है, सूरज की गर्मी है, वो इसी क्षेत्र को ज़्यादा मिलती है। अब आप देखें 0 से ऊपर ये 23 था, 23 से ही 1/2, और ऊपर इस 23 के ऊपर हमने यहाँ पे क्या किया था? यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको, ये हमने किया था 66 से ही 1/2। तो इसको ऊपर क्या बोलते हैं? करक, और इसको क्या बोलते हैं? ध्रुवीय वृत्त। तो इन दोनों के बीच में 23 और 66 के बीच में हमने क्या किया? इनके बीच में हमने किया शीतोष्ण कटिबंध, यानी टेम्परेट जोन। तो ऐसे ही नीचे भी रहेगा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा? मकर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ध्रुवीय वृत्त, दक्षिण वाला ध्रुवीय वृत्त। तो इनके बीच में वही शीतोष्ण कटिबंध। फिर लास्ट में इस ध्रुवीय वृत्त यानी 66 से ही 1/2 और इस 90 के बीच में हमने क्या किया? शीत कटिबंध, और वही ऊपर रहेगा इनके बीच में शीत कटिबंध। लेकिन इनके बीच में भी कुछ बता दिए जाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 0 किया, फिर ये 23 किया, फिर वो 45 भी ले लेते हैं, इसको बोल देते हैं सब ट्रॉपिकल जोन। यानी 23 से 45 के बीच में वो क्या मान लेते हैं? सब ट्रॉपिकल जोन। ऐसे ही इस 23 से इस 45 के बीच में, यानी हम उसको लिख देते हैं एक बार, यानी 23 से ही 1/2 कोई भी, और 45, यानी 23 यहाँ से लीजिए कि यहाँ तक लीजिए, 23 ये लीजिए कि ये लीजिए, दोनों बराबर हैं। तो 23 और 45 के बीच में क्या माना गया है? उपोष्ण कटिबंध। अब ये 30 तक वहाँ पर ल्यूसेंट की किताब में दिया गया है। उष्ण कटिबंध में 30 डिग्री ऊपर 30 डिग्री नीचे बताया गया, जो कि गलत है। एनसीईआरटी के अनुसार तो वो गलत है, क्योंकि सूर्य जो है सीधा ना तो कर्क रेखा के बाद चमकता है और न ही मकर रेखा के बाद चमकता है। तो इसी एरिया को, जहाँ पर सूरज बिल्कुल साल में कम से कम एक दिन तो सीधा चमके और पूरे साल वैसे गर्मी दे, सीधा भी चमके और गर्मी भी दे, तो उस एरिया को ही उष्ण कटिबंध हमारी एनसीईआरटी में माना गया है। तो जो मैंने आपको बताया है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है। तो शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, और बीच में अगर 23 और 45 के बीच में पूछ लिया जाए तो उसको बोलते हैं उपोष्ण कटिबंध। तो ये हमने किए यहाँ पर प्रेशर बेल्ट। अब देखें कुछ 1-2 पॉइंट मैं और यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूँ। जो हमने 0 डिग्री की लाइनें लिखी, जैसे ये 0 डिग्री है और ये 0 डिग्री है, और आप समझ भी गए होंगे कौन सी 0 डिग्री है, ये कौन सी है? अक्षांश। और ये कौन सी है? देशांतर। तो एक तो ये 0, ये वाली, और ये देशांतर वाली जो लाइनें हम यूं खींचते हैं, ये वाली। तो इन दोनों 0 डिग्री को क्या बोल देते हैं? प्रधान रेखाएं। या हमसे पूछा जाए कि प्रधान चीफ लाइन कौन सी है, तो चीफ कौन सी है? जो 0 डिग्री है, ये वाली। अगर चीफ रेखाएं पूछे तब दोनों 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर अलग से नाम लेके दे तो हमें पता ही है फिर किसको पूछ रहे हैं। अगर पूछ रहे कि प्रमुख देशांतर रेखा कौन सी है, तो 0 डिग्री है।
प्रमुख अक्षांश कौन सी है, तो भी 0 डिग्री है। अब अक्षांश और देशांतर में डिफरेंस क्या है वो आप यहाँ पर देखें। अक्षांश रेखाएं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। समानांतर होती हैं, समान नहीं। देशांतर रेखाएं समान होती हैं, समानांतर नहीं। पहले अक्षांश को यहां पर कुछों को समझ में आ भी गया होगा। समानांतर का मतलब है कि बीच में गैप, समान अंतर। तो 0 डिग्री और 1 डिग्री के बीच में गैप कोई भी लीजिए, 23 डिग्री और 24 डिग्री के बीच में गैप, 60 डिग्री और 61 डिग्री के बीच में गैप कितना रहेगा, 111 किलोमीटर। लेकिन समान नहीं होती। अब आप देखें, जो 90 है ये तो क्या है, सबसे छोटी है, और 0 डिग्री क्या है, सबसे बड़ी है। तो समान तो नहीं है, लेकिन दोनों या जो रेखाएं हैं वो गैप बराबर है। जैसे हम किसी लाइन में बच्चे को खड़ा करें, एक बच्चे की हाइट ज़्यादा है, एक की कम है, फिर आगे की कम है, फिर ज़्यादा है, तो उनकी लंबाई तो बराबर नहीं है, लेकिन उनके बीच में एक डिस्टेंस बराबर मेंटेन किया हुआ है, 2 फीट का, 3 फीट का। तो ऐसी अक्षांश रेखाएं 0 डिग्री से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो इनकी लेंथ कम होती है, नीचे आते हैं तो भी कम होती है, लेकिन बीच में गैप वही है। जबकि जो ये देशांतर रेखाएं हमने खींची यूं उत्तर से दक्षिण, यहाँ तो गैप होता ही नहीं, यहाँ पे तो गैप है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे गैप ज़्यादा है। तो हमने क्या लिखा, समान होती हैं, यानी इनकी लंबाई बराबर है। एक अक्षांश जैसे देशांतर, अब एक देशांतर हमने यूं खींचा तो अगला देशांतर भी यूं ही आएगा, तो इसकी लंबाई में तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। जबकि अक्षांश रेखा जो हमने ये खींची है तो ये 0 डिग्री सबसे बड़ी बन गई। अब जो रेखा हम ऊपर खींचेंगे यूं, क्योंकि पृथ्वी का साइज ही श्रिंक हो रहा है तो लाइन तो अपने आप ही छोटी बनेगी, लेकिन बीच का गैप बराबर रहेगा। तो देशांतर रेखाओं के बीच में गैप यहाँ तो न के बराबर है और यहाँ बीच में ज़्यादा हो जाता है, जबकि इनकी लंबाई कैसी है, बराबर है। तो ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं में जो मुख्य फ़र्क था। अब देखें दूसरा पॉइंट, बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट हैं। अक्षांश के बीच में या अक्षांश के अंतर को हम क्या बोलते हैं, जोन बोलते हैं। जैसे अभी हमने किया कि 0 डिग्री से 23 डिग्री के बीच में उष्ण कटिबंध है, ट्रॉपिकल जोन है। इन अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, जोन बोलते हैं। और देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी या अंतर बराबर ही है, यानी बात एक ही है। तो इनके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, यहाँ पर इसको बोलते हैं गोरे। गोरे शब्द आता है। तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे और अक्षांशों के बीच के गैप को बोलते हैं जोन। तो ये प्रेशर बेल्ट हमने अभी किए हैं और गोलार्ध हमने किए हैं। अब अगली क्लास में हम करेंगे कि 0 डिग्री पे कौन पड़ता है, 23 किन किन के बीच से गुजरती है, और बहुत कुछ इसके अंदर हम जोड़ेंगे। ग्लोब पे अभी 1-2 क्लास और रहेगी हमारी, इसको बहुत अच्छे से हम हैंडल करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। तो अगर आपको स्टार्टिंग से ही ज्योग्राफी करना है तो शुरू की क्लास से लेके आप चलिए, क्योंकि हर एक क्लास का सीक्वेंस रहेगा और धीरे धीरे आपको मेरी आदत बन जाएगी, आप मेरे से ही समझ पाएंगे। बाकी सब्जेक्ट भी मैं आपको करवाऊँगा। एग्ज़ाम के लिहाज से भी ग्लोब के आगे के पॉइंट क्या हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो जुड़े रहिए और जोड़िए अपने दोस्तों को भी। धन्यवाद।